इस वक्त एक स्पेशल शो लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज की खबरें जी, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में भी जल्जला है, इंटरनेशनल सियासत में भी जल्जला है। भारत ने एक बहुत बुरी हरकत की है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आपको सबसे पहले मैं हेडलाइंस बता देता हूं कि अमेरिका ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जो डर था कि वो करेगा, और इससे ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ईरान की तरफ से भी कुछ खबरें हैं, ईरान ने भी बड़ा मुंह तोड़ के जवाब दिया है, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि यूरोप ने फैसला कर लिया है कि उसने ईरान से अब टक्कर लेनी है और ईरान पे हमला करना। ये क्या सिचुएशन है, ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपको यह बताएंगे जी कि इमरान खान साहब के हवाले से मुल्क से बाहर मुंतकिल करने की बात भी की गई है। यह क्या सिचुएशन चल रही है। हुकूमत बहुत टफ टाइम दे रही है, लेकिन उधर से इमरान खान साहब के बाहर जाने की भी बात की जा रही है। ये चल क्या रहा है, ये आपको पूरी सिचुएशन बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे जी कि फील्ड मार्शल के पास आखिरकार ईरानी फिर आ गए हैं दोबारा से। अब की बार क्या सिचुएशन है, क्यों आए हैं, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि हमारा ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हमारा दरीना दुश्मन जो भारत है, जो हर वक्त इस ताक में लगा रहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान को कोई नुकसान दिया जाए, तो भारत ने एक ऐसी हरकत कर दी है जो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं आपको होती हुई मिलेगी, और की भी उसने पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की हाई कमीशन की सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया है। आखिर वो करना क्या चाहता है दिल्ली में हाई कमीशन के साथ, ये एक स्टोरी होगी, ये आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने क्रिकेट में नाक कटवा दी है जी। एक ऐसा वाकया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के दौरान जो इससे पहले कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ, ये भी जानिएगा। फिर आपको बताएंगे एक फरियाल गौहर, आपने एक नाम सुना होगा, पाकिस्तान की बड़ी माया नाज एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपनी एक दास्तान सुनाई जिसने बहुत से लोगों को रुला के रख दिया। तो ये होगा जी आज का वीलॉग। और खबरों की डिटेल में जाने से पहले आपको एक छोटा सा रिमाइंडर कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। तो सबसे पहले जो खबर आपको देने जा रहा हूं वो है जी इमरान खान साहब के हवाले से। 18 अगस्त को फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि इन्हें 2 दिन में अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और शिफा का नाम आता है, शिफा हॉस्पिटल का, जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है। अब यहां पे क्या होता है जी कि जैसे ही ये बात की जाती है तो हुकूमती हलकों से पहले आता है कि ठीक है जी हमें तस्लीम है, हम करेंगे, लेकिन उसके बाद एक सेकंड थॉट आता है। उस सेकंड थॉट में वो कहते हैं कि नहीं, हमने शिफा मुंतकली नहीं करनी, हमने मुंतकली करनी है पिम्स में। और उसके लिए वो दरखास्त दायर करते हैं, और दरखास्त जाती है सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी है। और एतराज क्या था जी कि पेपर बॉक्स मुकम्मल ना होने की वजह से हम इस दरखास्त को वापस भेज रहे हैं, ये पेपर बॉक्स कंप्लीट कीजिए और उसके बाद दोबारा आइए तो हम आपको सुनेंगे। अब ये हुकूमत या जराए जो कह रहे हैं वो तो यह है कि दोबारा इस नजरसानी की दरखास्त को दायर किया जाएगा, लेकिन फिल वक्त इस दरखास्त को एक तरह से वापस कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होगा। दूसरी साइड पे हुकूमत क्या कर रही है, जो जराए से खबरें चल रही हैं कि पिम्स में तैयारी शुरू कर दी गई है। पिम्स में सिक्योरिटी का जायजा लिया जा रहा है, पिम्स के अंदर देखा जा रहा है, वहां एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की बात की जा रही है, और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक साइड पे हुकूमत का अदालत का एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट है उसे देखते हुए कि उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। रिपोर्ट में भी छोटा सा आपको रिमाइंडर देता जाऊं, जो मेन चीज सामने आई थी वो ब्लड प्रेशर और एंजाइटी आई थी कि इसकी ट्रीटमेंट करनी है। और पीटीआई का ये कहना है कि ये चीजें अगर आगे बढ़ जाती हैं, एंजाइटी या ब्लड प्रेशर, तो ये किसी खतरनाक बीमारी की तरफ जा सकती हैं। जबकि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो मेडिकेशन दी हुई है उस मेडिकेशन को अगर देखते हैं तो कोई इतना खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन बहरहाल अदालती एक ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर को देखते हुए अब हुकूमत को यह मुंतकली करनी थी। अब हुकूमत को इस चीज का क्या फायदा है, हुकूमत क्यों चाहती है कि जी शिफा में मुंतकिल ना हो और ये पिम्स में मुंतकिल हो जाएं। पिम्स भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसका पूरा नाम है, इस्लामाबाद में वाक़ है और वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल है पाकिस्तान का। लेकिन इधर भी इलाज होना है, उधर भी इलाज होना है, वजह क्या है, क्यों रोका जा रहा है। अब 16 सितंबर को अगली पेशी है सुप्रीम कोर्ट में, और तब तक इमरान खान साहब को वहां रखने के ऑर्डर्स हैं। अब यहां पे पीटीआई ये कहती है कि आज रात 12 बजे तक या 11:59 तक अगर आपने मुंतकली ना की तो आपके ऊपर तौहीन अदालत का केस हो जाएगा, और यह अदालत खुद करेगी। यह पीटीआई ये बात कर रही है। और हुकूमत ये कह रही है एक साइड पे कि हम ये तस्लीम करते हैं जी, बिल्कुल ले जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि पिम्स जाए। अब क्वेश्चन वही कि वजह क्या है।
वजह कुछ भी समझ नहीं आती है बज़ाहिर। ज्यादा से ज्यादा अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर जाएं या देखें तो एक चीज ये होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उस वक्त उस तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, या शायद उन्हें यह डर हो कि कोई चीज मैनिपुलेट ना कर दी जाए, वहां पे कोई रिपोर्ट्स के अंदर कोई चीज कहीं से कोई आगे पीछे ना हो जाए, तो गवर्नमेंट को यह डर हो कि कोई ऐसी चीज सामने ले आई जाए जो चीज हो ना और दिखाई जा रही है, और हम कहें उसके बाद जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट होगी तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। यह सब स्पेकुलेटरी थ्योरीज हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। हकीकतन अगर देखा जाए तो हुकूमत के पास कोई कंक्रीट एविडेंस इसका नजर नहीं आता कि वो क्यों ये चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये है कि वो हुकूमत है, वो चाहती है कि कुछ तो हमारा हिस्सा भी हो, जो भी हो हमारी मर्जी से हो। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बाद एक चीज और एमर्ज करती है, और वो चीज मुझे सबसे अजीब लगी, और मैंने सोचा वो पूरी खबर ही मैं आपको पढ़ के बताता हूं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ये वफाकी वजीर हैं, इनका एक बयान है। वो कहते हैं इमरान खान का इलाज सरकारी अस्पताल में ना हो तो शिफा भेजेंगे, इन्हें बैरून मुल्क भेजने का फैसला भी हो सकता है। अब ये बयान जो है, इसने एक दफा जिसे कहते हैं ना, सारों को थोड़ा हिला के रख दिया कि ये क्या सिचुएशन है कि ये बैरून मुल्क भेजने की बात क्यों की जा रही है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को भी बैरून मुल्क जाके इलाज की इजाजत मिली थी। अब ये शायद एक इंडिकेटर है कि इमरान खान साहब को बाहर भेजा भी जा सकता है, शायद कोई इस तरह की गुफ्तगू चल रही हो। लेकिन जब बीमारी हम देखते हैं तो उसमें कोई चीज ऐसी नहीं लगती जो पाकिस्तान में ट्रीट ना हो सके। बहरहाल उनकी मैं पूरी खबर आपको पढ़ देता हूं कि ये उन्होंने जी सेनेट में कहा है, इमरान खान इलाज सरकारी अस्पताल में इलाज ना हुआ तो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजेंगे, बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का फैसला भी हो सकता है। तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि पहले भी ऐवान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोवन अमल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रजू सिर्फ इसलिए किया था कि वजाहत मिल जाए कि यह फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है या मुल्क के तमाम दीगर कैदियों के लिए भी है। अब देखा जाए तो एक तरह से ये थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना सैकेटिस्ट वे के अंदर भी एक मजाकन भी थोड़ा सा कह रहे हैं कि क्या हम सारों को ही भेज सकते हैं। हमने इस फैसले की वजाहत तलब की थी लेकिन हम फैसला मानने को तैयार हैं। याद रहे कि हुकूमत के पास बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली की अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी हैं। हुक्म ना मानने पर पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली है। तो अब यह सिचुएशन है जी कि इस वक्त एक अजीब सा एक सिचुएशन क्रिएट है, एक जलजला सा बरपा है। अब समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। खान साहब की मुंतकली की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज भी मैं बड़े मजे की बताता हूं जी। जो बाहर बैठे हुए वो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं जो दावा करते हैं पीटीआई से होने का, जिन्हें पीटीआई डिसओन भी नहीं करती है, उनकी टून बदलनी शुरू हो गई है। वो अब हेट यू से लग रहा है कि जरा लव यू वाली साइड के ऊपर आ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए। क्योंकि पहले तो ये हुआ करता था कि सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा जाता था, अब उन्होंने वहां हाथ हल्का करके हुकूमत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। ये कोई पैंतरा भी हो सकता है, जारी बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अब उन्हें लग रहा हो कि शायद उनके लिए भी कोई दरवाजे खुल जाएं। लेकिन मुझे यह लगता है कि पीटीआई एक सियासी पार्टी है और सियासी वर्कर के साथ जो सलूक हो सकता है वो भगोड़ों के साथ नहीं हो सकता। जो बाहर बैठ के मुल्क को गालियां देते रहे, बुरा भला कहते रहे, मुल्क की हर खुशी को बर्बाद करते रहे, मुझे नहीं लगता कि स्टेट उनके साथ कोई बड़ा प्यार वाला सलूक रवा रखेगी कि अगर इस तरह की वो कोशिश भी करते हैं। वैसे तो वो बिल्कुल ही आवाज बाख्ता भी बाजुकात हो जाते हैं। आफ्ताब इकबाल का भी आपको बताया था, उन्होंने तो कहा था कि इमरान खान साहब शायद वेंटिलेटर पे हैं। एक कुछ अरसा पहले वो वजाहत खान साहब ने फरमा दिया था कि शायद जिंदा ही नहीं है, क्योंकि उनकी बका भी इसी में है कि जब तक इमरान खान का मुद्दा बड़ा रहेगा, चलता रहेगा, तब तक इन लोगों की रोजियां भी बाहर चलती रहेंगी। इन्हें पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उस रोजी से है जो वो पाकिस्तान को गाली दे के वो कमा रहे हैं। बहरहाल ये पूरा जी इमरान खान साहब की चीज़ें बता दी हैं, और भी काफ़ी खबरें इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन मोटा सा एक मैंने आपको डिटेल बता दी है कि अब ये जो बात हुई है कि मुल्क से बाहर भी मुंतकिल किया जा सकता है, इसकी दो ही सूरत हाल हैं कि या तो वाकई ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो गई है कि उन्हें बाहर निकालने का सोचा जा रहा है, या दूसरा ये हो सकता है कि पीटीआई को एम्बेरस करना कि आप तो बाहर जाने की बात ही नहीं करते थे, ये देखें जी आपका लीडर भी जा रहा है। तो ये कोई भी सूरत हाल अख्तियार कर सकती है ये सारी सिचुएशन जो है। उसके बाद जी जो हम आपको खबर बताएंगे वो खबर है जी अमेरिका के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से। एक ऐसा फैसला जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका डर था वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। वो फैसला मैं आपको बता देता हूं जी। एक तबाहकुन मुआशी पाबंदियां उसने लगा दी हैं ईरान पे, और इस दफा ये पाबंदी सिर्फ ईरान पे नहीं है। एक याद रखें एक चीज के उनका एक ब्लॉकेड हुआ है कि जहां अबनाए हुर्मज में ऑलरेडी उनकी तमाम तिजारत को बंद किया गया है वहां पे।
फिलहाल ये खबरें हैं, ये आपको बताएंगे कि वहां पे ये बंद किया गया। एक खबर हमारे पास और भी मौजूद है, हमारे साथ फायज जावेद भी इस वक्त मौजूद है, उनके पास एक एक्सक्लूसिव खबर है कि अमेरिका ने कुछ चीजें वहां से चोरी भी करवाई हैं अबनाए हुर्मुज़ से। ये भी हम आपको आगे जाके बताते हैं, बहुत ही जबरदस्त न्यूज होगी। बहरहाल अभी आपको मैं अमेरिका के हवाले से बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने एक मुआशी जंग छेड़ दी है। इन्होंने दुनिया के तमाम ममालिक को रगड़ दिया है और कहा है कि आपके जो भी मुआशी रवाबित हैं, जिस भी किस्म के हैं, चाहे आपके वो इदारे कर रहे हैं, चाहे आपकी उनके साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रही है, किसी भी किस्म का कोई फाइनेंशियल ताल्लुक है, तो उसे फौरन खत्म कर दें। अगर आप उसे खत्म नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये सारी पाबंदियां और सब कुछ आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। और अगर आप वहां से स्मगलिंग तक भी करते हैं तो फौरी तौर पर उसे रोकें या उसे रोकने का बंदोबस्त करें। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को वो ये कह रहा है कि आप फौरी तौर पे इस काम को रोक दें कि जहां से ईरान को थोड़े से भी पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का ख्याल यह है कि जो भी ईरान पैसे कमा रहा है वो जंग के ऊपर लगा रहा है, और अगर इनका मौशी ब्लॉकेट भी सख्त कर दिया जाएगा तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि ईरान जंग से पीछे हट जाएगा या मुज़ाकरात में अमरीकी शराइत के ऊपर मान जाएगा। तो ये इन्होंने किया। आपको याद हो, कल भी एक खबर दी थी यूएई के हवाले से कि $21 बिलियन की जो तिजारत है वो पहले ही यूएई ने ब्लॉक कर दी है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इल्जाम लगाया कि ईरान ने हम पे मारे, ईरान ने मना कर दिया। ईरान ने कहा हमने नहीं मारे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। लेकिन यूएई ने इसी के बिहाफ पे कहा कि हम आपसे जितनी तिजारत कर रहे थे वो खत्म है। सबसे ज्यादा तिजारत जो है वो ईरान और यूएई की आपस में ही चल रही थी। फिर यूएई का मैंने कल भी एक जिक्र किया, अचानक वो बात याद आ गई तो मैंने कहा थोड़ी सी वो एक चीज पूरी कर दूं जो कल तक पूरी नहीं हुई थी मेरी। वो ये है जी कि यूएई ने काम ये किया कि 2 किस्म के लोग होते हैं किसी भी मुल्क में, पहले भी मैं ये कह चुका हूं कई दफा अपने वीलॉग में। एक होता है ऑफिशियल स्पोक्समैन और एक होता है अनऑफिशियल। ऑफिशियल वो होते हैं कि जो जैसे दफ्तर खारजा को बयान देता है। अनऑफिशियल वो लोग होते हैं कि जिन्हें बस कह दिया जाता है कि आप लोग शुरू हो जाओ। इसी तरह के ईरान के पास भी हैं, जैसे एक नाम मैं इब्राहिम रजाई का लिया करता हूं। इसी तरह से एक चाइना के पास है जिनका नाम डॉक्टर विक्टर गाओ है। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो यूएई के भी हैं, एक करकाश साहब हैं। इसी तरह के कुछ और उनके एनालिस्ट हैं। उन्होंने फरमाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जाके। उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी कि ये जो सह मुल्की मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान तो कर्जों पे चल रहा है, आप क्या कर लेंगे। भाई आपसे हमने कर्ज लिया था, वो कर्ज हमने आपको सूद समेत वापस किया है। आपने कोई हमें एड नहीं दी थी, एक कर्ज था और कर्ज आपको वापस कर दिया गया। इनफैक्ट अगर मैं बहुत ही खुले अल्फाज में कहूं तो आपके मुंह पे मारा गया था, क्योंकि आपने ये उस वक्त डिमांड की थी कि जिस वक्त पाकिस्तान एक सिचुएशन में फंसा हुआ था। और आपने किसके कहने पे की होगी? जाहिर सी बात है पीछे इसराइल है। आपको इसराइल से डर लगता है, आप इसराइल से बात करने से भी घबराते हैं, दोस्त बनाते हैं ताकि हमें ना मारो। लेकिन पाकिस्तान इसराइल को आंखें दिखाता है, ये वो मुल्क है। तो लिहाजा हम अपनी हिफाजत भी करना जानते हैं और अपने दोस्तों की हिफाजत भी करना जानते हैं। हम दुनिया की सालसी कराना भी जानते हैं। आप अपने मुल्क को संभालिए जिसे मार मार के ईरान ने कद्दू बना दिया। चलो जी, ये दरमियान में एक चीज़ याद आई तो मैंने कहा जी मैं दोबारा इस चीज़ को दोहरा देता हूं। अब मैं चीज़ आगे जी आपको बताते हैं थोड़ा सा जी ईरान के हवाले से कि ईरान का क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है तमाम मामले के अंदर। उसके बाद आपको भारत की खबर बतानी है, बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। और साथ ही हम फिर शामिल करेंगे, हमारे साथ कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेके आए हुए हैं फायज जावेद, उसको भी ईरान के हवाले से। जी मैं पहले आपको बता दूं, नई जंग छेड़ दी गई है, ठीक है जी। तो ईरान पहले से ये ईरान के पासदारान कह रहे हैं कि अगर नई जंग छेड़ी गई तो ईरान पहले से ज्यादा तबाहकुन हथियारों के साथ हमला करेगा। अब ये मसला क्या है? पासदारान ने कहा है कि हमने मजीद नए हथियार डेवलप कर लिए हैं, नए किस्म के वॉरहेड डेवलप कर लिए हैं जो एक्यूरेट भी हैं और लिथल भी ज्यादा हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने आपको दिखाई ही नहीं है। अब की बार आपने हमसे पंगा लिया तो हम आपको रगड़ के रख देंगे, ऐसे ऐसे हथियार हमारे पास मौजूद हैं। फिर अब्बास इराक्ची साहब ने एक बात की है कि अमेरिका ने ये जो मुआशी पाबंदियों का ऐलान जंग जिसे वो बोल रहे हैं अमेरिका वाले, के बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है जो अमेरिका में बहरान आया है। इसके अंदर एक डिटेल खबर यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर दी थी कि अमेरिका का कर्ज जो है वो $40 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। जी दुनिया के तमाम ममालिक जो है ना वो कर्ज लेते हैं। अमेरिका सबसे मकरूज मुल्क है, इंडिया पे बहुत कर्ज है। ये जो कर्ज की भी एक दास्तान है ना, ये फिर कभी इसे आपको अलग थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये तो खुद इतने मकरूज हैं और एक साइड पे हम पे मौशी पाबंदियों की बात कर रहे हैं और दूसरी साइड पे ये सिर्फ अपनी ये इन बहरानों से तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। तो ये इनका मकसद था। फिर एक चीज़ ये हुई है जी कि अब्बास इराक्ची साहब ने फील्ड मार्शल को कॉल किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। और जाहिर सी बात है कि जब मैं ये खबर देखता हूँ तो इस खबर के अंदर जो
एक मवाद मुझे मिलता है, मुझे लगता है वो सिर्फ पहले से लिखा गया था कि जैसे कि ये ईरानी मीडिया ने वैसे दावा किया है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल पे गुफ्तगू हुई है, ऐसा नहीं होता। दर हकीकत कहानी और होती है। होता यह है कि अब आप फंस गए हैं, अब आपको पता नहीं चल रहा कि करना क्या है, तो फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा अपने दोस्तों को और कहते हैं कि हमें इस मामले से निकालिए या सिचुएशन यहां पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान जो एक अरसे से ईरान को समझाता आ रहा है, बार बार कहता आ रहा है कि भाई इस मामले को खत्म करो, खत्म करोगे तो तुम भी मौशी तौर पे अपनी बहाली कर पाओगे, जो उससे पहले उनके हार्डलाइनर्स को समझ नहीं आ रहा था, तो शायद वो अब समझ आना शुरू हो गया है और दोबारा पाकिस्तान को कहा जा रहा है दरमियान में आने के लिए। तो मुझे एक सूरत हाल इस तरह की नजर आ रही है। तो ये होगी जी हमारी ईरान वाली स्टोरी। अब मैं चाहता हूं जी कुछ स्टोरीज हमारे पास और बड़ी जबरदस्त हैं। भारत की एक बड़ी क्लासिकल स्टोरी हमारे पास है, लेकिन उससे पहले फाइज से मैं कहूंगा कि जरा आप मुझे कुछ बताइए, आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव है आज? जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्लूसिव तो इसी के कुछ नंबर्स हैं जो ईरान वाली स्टोरी है। साथ में एक ये है कि अमेरिका चोरी करता रहा है हुर्मुज़ से, उसकी स्टोरी है हमारे पास। और दूसरा ये है कि इस जंग के अंदर दो अमेरिका देखने में सामने आ रहे हैं। एक अमेरिका तो वो है जो कि अब सेकेंडरी सैंक्शंस लगा रहा है, ईरान को निचोड़ना चाह रहा है, उसे तहस नहस करना चाह रहा है। और दूसरी तरफ वो अमेरिका है, जैसे आपने बताया, जो खुद कर्जों के अंदर डूबता जा रहा है, जो खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले ईरान वाली चीज पे हम आते हैं। अब ट्रंप ने जो कहा कि स्पेसिफिकली कुछ चैनल्स हैं जिन्हें ब्लॉक करेगा, जिसके अंदर ऑयल स्मगलिंग आ गई, आपकी करेंसी स्वैप लाइंस आ गई जिसमें करेंसी एक्सचेंज होते हैं, आपके कैश ट्रांसफर्स रोके जाएंगे उन्होंने कहा। साथ उन्होंने कहा कि एक्सचेंज हाउसेस जो भी करेंसी एक्सचेंज में या स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प कर रहे हैं, उन सबको भी पकड़ा जाएगा, जो ईरान को हेल्प कर रहे हैं, जो भी ईरान को, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसके अंदर ये कैश ट्रांसफर, बैंकिंग नेटवर्क, शिप रजिस्ट्रीज, या आप कह सकते हैं कि शेल कंपनीज हैं जो कि ईरान को हेल्प कर रहे हैं, तो उन्हें उनसे भी बदला लिया जाएगा, उन पे भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। 25% तो वैसे लगाया हुआ है, ईरान तो बेचारा पिछले 46 सालों से सैंक्शंस के अंदर ही डूबा हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं कि हम बाकियों पे लगाएंगे। ये एक्चुअली धमकी जो थी ये ईरान के लिए नहीं थी, ये एक्चुअल धमकी जो थी ये इमरातियों के लिए, ये पाकिस्तान के लिए, ये चाइना के लिए, टर्किश के लिए, ये इन सब के, रशिया के लिए, इन सब के लिए थी, क्योंकि 90% फ्यूल जो है ईरान से वो तो चाइना खरीद रहा है। लेकिन देखिए इस सारे सिनेरियो का जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो चाइना को नहीं होगा। चाइना पहले से, देखें आप, ब्लॉकेड या कोई भी सैंक्शन उस पर लगा सकते हैं जो कि यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यूएस डॉलर अमेरिकन बैंकिंग से होके जाता है। तो आप यूएस डॉलर्स की जो हेर फेर है उसे रोक सकते हैं। चाइना जो है वो पहले से ही अपनी करेंसी में परचेजिंग कर रहा है, और चाइना ने अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया हुआ जो हम लोगों ने पिछले व्लॉग्स में कवर भी किया था। तो इसलिए चाइना को वो सैंक्शन नहीं कर सकता, वो इस सारी चीज में नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो मेरे ख्याल से इराक का होगा सबसे पहला, जो कि एनर्जी और गैस ही ईरान से ले रहा है। उसके बाद जो नुकसान होगा वो ईरान को इटसेल्फ ऑफ कोर्स होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी जितनी ट्रेड्स हैं वो यहीं से हो रही हैं। अगर मैं ट्रेड का वैसे आपको डाटा बताऊं, आज मैं यही देख रहा था कि ईरान के अंदर इंपोर्ट्स जो हैं वो करता है सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करता है, जो कि 26% चीजें ईरान के अंदर जो आती हैं वो चाइना से इंपोर्ट होकर आती हैं। ठीक है, 18% यूएई से, फिर टर्की से वो करता है 12%, इंडिया से करता है 8%, तो इंडिया भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। 25% की सैंक्शन उस पर लगी हुई है, 25% टैरिफ लगा हुआ है। ये इंपोर्ट्स हैं कि किन किन कंट्री से ईरान इंपोर्ट कर रहा है चीजें, ले रहा है चीजें। ठीक है, साउथ कोरिया से 6% लेता है। ठीक है, अगर आप टोटल ईरान की 2025 की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स देखें तो उसमें आपको पता चलता है कि 69.4 बिलियन डॉलर की इसकी इंपोर्ट्स हैं ईरान की 2025 की, और 113.2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स रही हैं इसकी, जिसके अंदर फ्यूल और ये सब चीजें आ जाती हैं इस साल में। 2025 का साल, 25-26 2 साल या अच्छा, नहीं, पिछला वाला साल 25-26 करते हैं। हाँ जी, नहीं ये 2024-25 से जो उनका डाटा था तब तक की ये हैं। अब तो ऑफ कोर्स इससे काफी ज्यादा डिक्लाइन भी हो गई हुई है, लेकिन मजीद इन सैंक्शंस के बाद और ज्यादा डिक्लाइन होने का खतरा है। ठीक है, और पाकिस्तान को खासतौर पे, क्योंकि हम लोगों की जो फॉर्मल ट्रेड है ईरान के साथ वो वैसे तो 3 बिलियन डॉलर की है। ठीक है, जो फॉर्मल ट्रेड है, जिसके अंदर हमने 26 अप्रूव्ड कमोडिटीज हैं जो कि हम ट्रेड करते हैं, जिसके अंदर अंडे आ जाते हैं, दूध आ जाता है, कपड़े आ जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें हम उनसे ट्रेड कर रहे होते हैं। हमारी ट्रेड अभी तक बार्टर है, ये भी जहन में रखें कि हम उन्हें कोई पैसे नहीं दे रहे होते, पैसे ले नहीं रहे होते, बार्टर होता है। हमने अपना कुछ सामान दे दिया, उनसे कुछ सामान उसके एक्सचेंज में ले लिया, लेजर हमेशा बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, अब 4 और 5 अगस्त के बीच में पाकिस्तान ईरान का जॉइंट ट्रेड कमेटी भी बैठी थी, 10वीं उसकी जो किस्त थी।
इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 2030 तक इसे $10 बिलियन की ट्रेड पे लेके जाना चाहते हैं, बिल्कुल बात जो कि अब मेरे ख्याल से सारा प्लान ही डिरेल होता जाएगा। एक तो ये खबर थी। दूसरी हम लोगों के पास, मेरे ख्याल से आपकी खबर कवर करने के बाद आते हैं, वो अमेरिका की है। $40 ट्रिलियन जो उस पर मकरूज हो गया है इस टाइम तक अमेरिका। तो उस पे कुछ डिटेल्स हैं। वैसे अगर कहते हैं, मैं क्विकली आपको बता देता हूं। आप बता दें इसका, बता दें इसका क्विकली, लेट्स गो ओवर दीज। आप अमेरिका जो है इस टाइम पे 40,000 अरब डॉलर का मकरूज है, और ये सारा जो कर्जा है ये पिछले 9 साल के अंदर डबल हुआ है। यानी कि अभी से आप अगर पीछे चले जाएं, 2017 में ये $20 ट्रिलियन था, और इससे अगले 9 साल के अंदर ये डबल हो गया है। और इसमें से भी आखिरी $10 ट्रिलियन जो है वो पिछले 4.5 साल के अंदर एड अप हुआ है। और अगर ये इसी तरह से एड अप होता जाता है, ईयर ऑन ईयर ये चलता रहेगा, तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते रहेंगे। इंटरेस्ट रेट को ऊपर जाने से एक तो अमेरिकी मईशत जो है वो भी तबाह होगी, और एक इकोनॉमिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, जो कि पूरी दुनिया जिसका शिकार हो सकती है। अभी तक जो देखने वाली चीजें हैं उसमें ये नजर आ रहा है। उस तरफ भी प्रेशर है, और अमेरिका के अपने ऊपर तो उससे भी ज्यादा प्रेशर है फाइनेंस का इस टाइम पे। ठीक है, चले अब जरा दूसरी स्टोरीज कुछ लोकल और मैं शामिल कर लेता हूं। शहबाज शरीफ साहब की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है जी, कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर ताली दोनों हाथों से नहीं बजती। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन इस वक्त को अगर देखा जाए, जिसमें इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से बातें हो रही हैं, तो उसके हवाले से ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट नजर आती है। अब प्रॉब्लम यह है जी कि कुछ लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि गवर्नमेंट को खतरा है, और कुछ लोगों को गवर्नमेंट में वैसे परेशानी है, ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को देखें, तो जो कॉम्बो बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, और जिस तरह से पाकिस्तान की इंटरनेशनली वाह हो रही है, तो ज्यादातर एनालिस्ट का कहना यही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। हां, यह जरूर हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें को रिलीफ दे दिया जाए, लेकिन यह फैसला वक्त करेगा। अभी कोई भी इंसान अगर आपको कुछ भी बता रहा है ना, तो वो सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। यहां तक बात भी हो रही है कि जो 1 महीना बाहर इन्होंने रहना है, इसके रवैये के ऊपर चीजें मुनस्सर होंगी कि इमरान खान साहब ट्रीट कैसे होते हैं, ये इमरान खान साहब कैसे ट्रीट करते हैं अपनी सियासी पार्टी को। लेकिन यह चीज अभी कुछ अरसे बाद जाके क्लियर होगी कि जो रिलीफ इमरान खान साहब को मिल रहा है, ये अदालती रिलीफ है, याद रखिएगा, और ये 1 माह का है। इसके बाद अगर केसेस लगते हैं, और केसेस के अंदर अचानक पता चलता है कि सूरत हाल पीटीआई के लिए बेहतर होनी शुरू हो गई है, तो फिर सूरत हाल एक अलग शक्ल इख्तियार कर सकती है। लेकिन उसके अंदर भी याद रखिएगा कि एक पॉसिबिलिटी मौजूद रहेगी कि यह गवर्नमेंट अपना टेन्योर कंप्लीट करे, और उसके बाद खान साहब की अगर टर्न हो तो वो आ जाए। ये तमाम पॉसिबिलिटीज है, तमाम, जिसे हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर खबर कुछ भी नहीं है, ये हर चीज स्पेकुलेटरी है, और अभी ये तमाम चीजें चल रही हैं। कुछ अर्सा जब ये चीजें कंफर्म होंगी तो मजीद आपको बताएंगे। बहरहाल जी, अब बहरहाल होता ही है कि बहुत सारी स्पेकुलेशन के अंदर भी बहुत सारा सच मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास जब तक उसका रिटर्न कंक्रीट एविडेंस मौजूद ना हो, तब तक हम आपको एथेंटिकली नहीं बता सकते कि एक्चुअल में क्या है। लेकिन बहरहाल बज़ाहिर एक रिलीफ जरूर नजर आ रहा है। अब आपको लेके चलते हैं जी भारत वाली साइड से जी, कि भारत अब हमारा वो हमसाया जिससे हमेशा से पाकिस्तान से तकलीफ है। जनजी का जी एक एहतजाज होता है भारत के अंदर। उस जनजी के एहतजाज के बाद अचानक माहौल तब्दील होता है पूरे भारत में, और यंगस्टर्स मोदी को नफरत करना शुरू कर देते हैं, और वो मित्रों से फ्रेंड्स पे आ जाता है, और कोशिश करता है कि जनजी के बराबर आके वो अपना वीडियोस रिकॉर्ड करे। कभी बड़े मुंह के साथ रिकॉर्ड कर देता है, कभी क्या करता है। बहरहाल वो कोशिश कर रहा है कि वो जनजीज के साथ किसी तरह से कनेक्ट कर ले। अब प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी साहब कुछ भी कर लें, वो एक हार्डलाइनर हैं, वो एक एंटी मुस्लिम हैं, और ये उनकी छवि जो है, ये जो उनकी तस्वीर है, ये पूरा मुल्क उनका जानता है कि ये पाकिस्तान हेट के ऊपर जिंदा है, ये मुस्लिम हेट के ऊपर जिंदा है, और मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया को पता है। उन चीजों को हम क्या रिपीट करें। बहरहाल जी, अभी इन्होंने एक हरकत की, और किया क्या इन्होंने जी, कि नई दिल्ली में पाकिस्तान का हाई कमीशन था, जो सफारत खाना था, वहां से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली। बाहर वाला हिसार टोटल खत्म कर दिया, रुकावटें टोटल खत्म कर दी। एक अहाता था जहां से लोग आके वीजा अप्लाई करते थे, इन्होंने ये वीजा अप्लाई करने वाली जो अहाता था वो पूरे का पूरा तोड़ दिया। अब इसकी वजह जब पूछी गई तो वजह हुकूमत हिंदुस्तान ने कुछ भी नहीं बताई, बस कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सादा रीजन यह है कि पाकिस्तान से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है। तो अब उन्होंने इसी चीज को कैश करना है। अब जनजी ने जो अचानक मोदी के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर दी है, जो इनकी काकरोच जनता पार्टी ने जो एक मुहिम स्टार्ट की थी, अब उनकी मुहिम आगे बढ़ती जा रही है। अब वो कहते हैं कि हम करप्शन जो है उसे हर तरह से खत्म करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर से, और हम उसे स्कूल्स तक भी लेके जाएंगे, वहां पे भी देखेंगे क्या होगा। भाई प्रॉब्लम यह है कि अब
आपको यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत बड़ा जी तरक्की कर गया, ये है वो है फलाना है। चंद लोगों के पास पैसा है, चंद लोगों के। सर मैं आपको मजे की बात इसमें ये बताऊं, आजकल तो कोई भी नहीं कह रहा कि भारत तरक्की कर गया। मैं कल ही रिपोर्ट पढ़ रहा था, भारत की मार्केट जो स्टॉक मार्केट है इस टाइम पूरे एशिया में वर्स्ट मार्केट कंसिडर हो रही है। मतलब इन्वेस्टर इस स्पीड से भाग रहा है उससे, निफ्टी से। और ये हो रहा है अमेरिकन पाबंदियों की वजह से, पाबंदियों की वजह से भी कह लें, कुछ उनके इंटरनल पॉलिसीज भी ऐसी हैं। आईटी इंडस्ट्री क्रैश कर रही है, उनकी डायमंड इंडस्ट्री क्रैश कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, एआई की वजह से उधर बड़ा प्रॉब्लम हो गया ठीक ठाक किस्म का। और भारत को अब प्रॉब्लम यह है कि उन्हें हर चीज का हल मुस्लिम हेट में नजर आता है। वो देखिए, उनकी जितनी सियासत रही है बीजेपी की, वो रही ही मुस्लिम हेटरेड की बेसिस पे रही है। वो हर दफा पावर में आते ही उसे स्पार्क करके हैं। देखिए अमेरिका एक तरफ यही कर रहा है ना, अमेरिका का अपना जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो ईरान की जंग में उसे कर रहा है। मोदी साहब भी यही चाहते हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनकी, जो सीजेपी ने अभी तक तबाही फेर दी हुई है, हर डिपार्टमेंट के अंदर घुसने लग गए हैं, एक तरफ उनसे लड़ रहे हैं और दूसरा अपनी सारी अवाम को वापस जोड़ने के लिए दोबारा से पाकिस्तान की तरफ ये हेट्रेड बिल्कुल आपकी बात इन्वोक कर रहे हैं। बिल्कुल अभी भी इन्होंने क्लेम यही किया है कि हाई कमीशन के आगे से जो हमने चीजें हटाई हैं वो इंक्रोचमेंट की वजह से, तजावुजात की वजह से वो हटाई हैं हमने। अब लेकिन इंडियन मीडिया कहते हैं कि टिट फॉर टैट है, यानी कि आप हमें करोगे हम आपके साथ छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़, अब प्रॉब्लम है हमने तो छेड़छाड़ की ही नहीं है, ठीक है। अब जो उनको ऑफिशियल वर्जन है वो अभी तक वो नहीं दे रहे ऑफिशियली, क्योंकि क्या बोलेंगे सर, देखिए वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना इस हाई कमीशन की, ये इंडिया की जिम्मेदारी है, होस्ट मुल्क की जिम्मेदारी है। इस पे अगर कुछ भी होता है, कोई हमला हो जाता है, कोई दहशतगर्दी का अटैक हो जाता है, एनीथिंग कैन हैपन, तो वो उसके बाद क्या होगा ये देखने वाली चीज है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ जी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो जन जी का एहतजाज, मैंने आपको एक चीज बता दी, अब उसके बाद इन्होंने दूसरा एक काम किया कि भाई अब नफरत तो फैल गई है। इन्होंने अगस्त के अंदर एक तैयारी की। अब वो तैयारी ये थी कि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसके अंदर इन्होंने एक इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से हमें कहा गया था कि जंग बंदी कर दो, और कहा जी कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि तुमने बहुत कर लिया अब छोड़ दो। अब इन्हें यह भूल गया था कि पहला ट्वीट ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इन्हें यह भूल गया था कि वो जो सोफिया कुरैशी थी उसने आकर सबसे पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान हमला ना करे तो हम भी रुकने को तैयार हैं। इन्हें यह भी भूल गया कि इनके जो सेक्रेटरी खारजा हैं विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने जब आके कहा था जी कि हम ये खत्म कर रहे हैं तो सवालात की बुछाड़ हुई थी, ये दुम दबा के भाग गए थे, शक्ल उतरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आता, इनका एक वो चांकिया कोई इनका है जिससे ये बहुत फॉलो करते हैं, उसके कहने का मतलब, वो उसकी जो रूल्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं कि एक तो झूठ और मकर आपने करना ही करना है, और दूसरा अगर आप बेइज्जत भी हो जाएं तो आपने मानना नहीं है कि हुए हैं। जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक क्या होगा भाई, दुनिया मानती है आप हुए हैं। लेकिन बहरहाल आप चलते रहे अपने इन्हीं कदमों के ऊपर। फिर उन्होंने एक और काम किया। पाकिस्तान के एक एंकर हैं कामरान खान साहब, उनकी एक एआई वीडियो इन्होंने जनरेट की और उसे जनरेट करके चला दिया, और उनका मेन स्ट्रीम मीडिया वो वीडियो चला रहा है जिसके अंदर जी कामरान खान ये कह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर तो पाकिस्तान को भारत से सीखनी चाहिए, भारत बहुत आगे है इससे। भाई 5th जनरेशन नहीं, आप झूठ में हमसे बहुत आगे हैं और वो हमने आपसे नहीं सीखना है। नरेंद्र मोदी साहब, हमने नहीं सीखना है आपसे। बहरहाल आपको तो ये दोबारा वही हो गया जो लाहौर की बंदरगाहों तक पहुंच आए थे, ये तो दोबारा सी वैसी वीडियो इन्होंने चला दी है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। चीज इनकी याद आ गई, अभी पिछले दिनों आपकी एक सलामी की वीडियो हमने देखी, नरेंद्र मोदी साहब को एक सलामी पेश की जा रही थी, जानवरों ने भी सलामी दी है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता इस वीडियो के बारे में, ये हैं आप, बस इतना ही समझ लीजिएगा। अब मेरे ख्याल हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। क्रिकेट की और फरियाल गौर की बहुत जबरदस्त स्टोरीज मेरे पास हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि कुछ भी एड ऑन करना है तो पहले चाइना की स्टोरी है। हाँ बताइए, उसे अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। Sure. आज हुआ ये कि एवरग्रांडे एक पिछले कई सालों से चाइना की एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, वैसे जो इन्होंने हरकतें की हैं ग्रेनेड ही हैं ये। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग था। एवरग्रांडे कंपनी का नाम है और ये चाइना की प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की एक टाइम की सबसे बड़ी कंपनी रह चुकी है ये। यहां तक कि इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम हुई का यान, आई होप मैंने सही बोला हो क्योंकि वो चाइनीज नाम है तो कैन बी एनीथिंग। ठीक है, वो एक टाइम पे एशिया के अमीर तरीन इंसान रहे हैं। अच्छा, और आज इन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है। ओके। इनकी पूरी कंपनीज जो 2 सब्सिडरीज भी हैं उन्हें फाइन हुआ है, एक को 8 बिलियन युआन का और एक को 7 बिलियन युआन का। अब इनका जो प्रोसेस था वो वही सेम था जो पाकिस्तान के अंदर होता है, खड्डा खोदें, बैनर लगाएं, बेच दें।
ठीक है, कंस्ट्रक्शन बाद में देखी जाएगी। खड्डा खोदते हैं, बैनर लगाते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, जो पैसा इकट्ठा होता है उससे हम अगला प्लॉट लेके वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मेनली काफी सारी कंस्ट्रक्शन इसी तरह से हो रही होती है। अब ये इसी तरह से साइकिल इनका बड़ा अच्छा चलता रहा। एशिया के रिचेस्ट इंसान बन गए वो, कंपनी भी आसमानों पे थी, मतलब चाइना की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर की कंपनी। हुआ ये कि 2021 के अंदर ये इनका जो पूरा साइकिल था वो टूट गया। कोई एक प्रोजेक्ट या दो प्रोजेक्ट स्टक हो गए किसी वजह से, इकोनॉमिक बर्डन आ गया, उसकी वजह से वो स्टक हुए। वहां से ये सारी चीज रोल डाउन होना शुरू हो गई। पूरा स्ट्रक्चर जो बिल्ड किया हुआ था सारा फॉल होना शुरू हुआ। और अभी तक लोगों ने पैसे भरे हुए हैं, वो हैंड ओवर नहीं हो रहे अपार्टमेंट्स। अल्टीमेटली कोर्ट ने सारी चीज को उठा लिया और $300 बिलियन की लाइबिलिटीज, $300 बिलियन की लाइबिलिटीज इनके ऊपर हैं। अच्छा, जिसकी बेसिस पे इन्हें भी सजा दी गई है और इनके साथ साथ 5 और लोगों को इनकी कंपनी के जो हैं उन्हें भी 18 साल की सजा सुनाई गई है। और इनसे कोई भी पॉलिटिकल जो भी ये कर सकते थे उसके भी इनसे छीन लिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये जी चाइना का आपने देखा, ये होता है जी कानून को नाफिज करना। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, हम पाकिस्तानी जिस तरह के आदी हैं, अगर हमें चाइना के माहौल में रहना पड़ जाए ना, 4 दिन में चीखें निकल जाएंगी। चलें, अब आपको ये बताते हैं जी, क्रिकेट के हवाले से खबर है। लास्ट 2 हमारे पास न्यूज रह गई हैं और हमारे जो एडिटर हैं वो माइकल जैक्सन बने हुए हैं, डांस कर रहे हैं मेरे सामने आके कि बस कर दें, बहुत लंबा हो गया। बस ये आखिरी 2 खबरें। पाकिस्तान और इंग्लैंड का एक मैच हुआ जी। पाकिस्तान क्रिकेट ने नाक कटवा के रख दी। एक ऐसा वाकया हुआ जो इससे पहले दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा था। 3 मैच की ये सीरीज है और लीड्स के अंदर ये टेस्ट हो रहा था। यहां पे 2 बॉलर्स ने पाकिस्तान की पूरी टीम को उड़ा के रख दिया और जी 171 रन पे ऑल आउट हो गए हैं 48.1 ओवर में। अब 2 बॉलर हैं, एक हैं जी ओली रॉबिन्सन और दूसरे हैं जोश टंग। इन दोनों ने 5-5 विकेट्स ली। अब अमूमन ये होता है कि जब वो 5 विकेट्स लेते हैं तो जो बॉल है वो आपको दे दी जाती है सोवेनियर के तौर पे कि ये आपका कारनामा है, आपने एक पांजा मारा था तो ये जी आपका हो गया। अब हुआ ये कि दोनों ने 5-5 विकेट्स ली थी तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। दोनों बॉलर्स ने मशवरा किया। उन्होंने कहा जी कि अगर हम इस बॉल को आधा कर लें, तो फिर बड़े हंसे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त एक फार्मूला है। इन्होंने ग्राउंड स्टाफ को बुलाया और पूछा कि ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा जी हो जाएगा। उन्होंने 2 टुकड़े किए बॉल के, एक टुकड़ा एक बॉलर ले गया, दूसरा टुकड़ा दूसरा बॉलर ले गया। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है जी कि आपने एक बुरी परफॉर्मेंस की, बल्कि एक ऐसी चीज आपके मैच के अंदर हो गई आपकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, जो जिंदगी भर अब आपके नाम के साथ टैग की तरह चिपकी रहेगी कि आपकी इस बुरी परफॉर्मेंस से जिंदगी में एक दफा बॉल भी आदी की गई थी तो आपने बॉल कटवा दी। दुनिया इसे याद रखेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बॉल कटवा दी। बॉल कटवा दी जी, ये है जी बहुत बड़ी चीज है। आप चलते हैं जी फरियाल गौर की स्टोरी पे। अच्छा जी, ये स्टोरी मैंने देखी, मैंने इन्हें सुना भी, फिर ये मैंने पढ़ा भी, तो मुझे ये वाकई लगा कि एक सच्ची मोहब्बत की दास्तान है। तो फरियाल गौहर साहिबा ने अपनी एक दास्तान बताई। पाकिस्तान की बड़ी मायानाज एक्ट्रेस हैं। यासिर अराफात, आपको याद होगा, फ़लस्तीन के जो हेड थे, इनके पायलट से इनकी मंगनी हुई थी। इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया। फ़लस्तीनी वो शहरी थे और सिर्फ मंगनी से दो हफ्ते कबल का ये वाकया इन्होंने बताया कि यासिर अराफात को और कुछ और लोगों को ये लेके जा रहे थे जहाज़ में कहीं पे, और रास्ते में एक सहरा के ऊपर से गुजरे तो सहराई तूफान आ गया। उस सहराई तूफान के अंदर जहाज इस बुरी तरह से फंसा कि पायलट को अंदाजा हो गया कि मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो वो वापस गए, उन्होंने यासिर अराफात को अपनी सीट से उठाया और एक महफूज जगह पे जो गालिबन बाथरूम था वहां ले जाके चारों तरफ तकिए और गद्दे हर तरह की चीजों से उन्हें कुशन दिया, महफूज किया कि इनके बचने के चांसेस बढ़ जाएं। और उसके बाद खुद अपनी सीट पे आके बैठा और उसे मालूम था कि क्या होने वाला है, और जहाज को नोज डाइव करवा दिया। उस नोज डाइव के ऊपर अगर कोई हार्ड सरफेस नीचे होती तो जहाज पूरा ही तबाह हो जाता, लेकिन क्योंकि नीचे रेत थी तो उन्हें यह अंदाजा था कि जहाज उस तरह से तबाह नहीं होगा, तो नोज डाइव करवाया गया। तो उसके बाद हुआ यह कि यासिर अराफात साहब और बहुत से लोग जो थे वो पायलट की इस बहादुरी की वजह से बच गए, लेकिन बाकी जो को पायलट थे वो भी शहीद हो गए। और जो पायलट थे इनकी हालत भी बहुत गैर थी और इन्हें एम्बुलेंस में ले जा रहे थे और रास्ते में ये भी शहीद हो गए। और जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, एक पाकिस्तानी डॉक्टर से इनकी मुलाकात हुई। गालिबन वो उस एम्बुलेंस में होंगे या मे बी स्टोरी के अंदर कुछ माइनस प्लस और भी हो इसके अलावा। उन्होंने वो एक लॉकेट अपना दिया और कहा ये फरियाल को दे देना। वो लॉकेट फिर फरियाल गौर साहिबा को दिया गया, जो काफ़ी अरसे के बाद वो डॉक्टर अप्रोच कर सके, इन्हें दिया। तो ये उन्होंने देख के कहा कि ये वो लॉकेट है कि जो मैंने उस पायलट को दिया था, अपने मंगेतर को दिया था, और इसकी रीज़न ये थी कि इस पे हमारी शादी की तारीख दर्ज थी।
और शादी से 2 हफ्ते पहले ये प्लेन क्रैश हुआ और वो पायलट शहीद हो गए, और उस लॉकेट के ऊपर तारीख थी और पैगाम दिया उन्होंने कि मेरा इंतजार करना। इंसान को मालूम नहीं होता मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेकिन बहरहाल वो पैगाम देके गए। जब वो ये स्टोरी बता रही थी तो ना सिर्फ वो, उनकी आंखों में आंसू आ गए ये सब बताते हुए, बल्कि सुनने वालों की भी। तो ये थी जी आज की आखिरी खबर। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।